प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री आवास से हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास से तिरंगा यात्रा 1090 चौराहे तक निकाली गई। दायित्व बनता है कि हर हाल में हम भारत के सम्मान को ऊंचा बनाए रखने के लिए हर भारतवासी 140 करोड़ भारतवासी अपने स्वयं के स्वार्थों को तिलांजलि देकर के अपने राष्ट्र माता के चरणों में समर्पित होकर के इस तिरंगा को हर घर पे लगा करके देश की आजादी के इन 78 वर्षों के शानदार समारोह में भागीदार बनकर के समाज को बांटने वाले उन ताकतों को, उन तत्वों को बेनकाब करें जो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य बातों के आधार पर सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। और यह अवसर हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आज के इस अवसर पर, इस यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी लखनऊ के युवा साथियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं, आजादी की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उनके संकल्प के साथ जुड़ करके 2047 का जो एक विराट लक्ष्य हम सबके सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का दिया है। उस विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए हम विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन का हिस्सा और अपने जीवन का मंत्र बनाएंगे। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विधानसभा में शिवपाल यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसानों की समस्या बड़ी है। खाद, बिजली, पानी नहीं मिल रहा, शहरों में भी बिजली कटौती हो रही है। सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। शिवपाल यादव ने सरकार पर जमकर गंभीर आरोप लगाए। पहले अतीत का हिसाब होना चाहिए था। अक्षय जी 2022 के चुनाव में भाजपा ने क्या क्या वादे किया था और आज 2025 में क्या हुआ? क्या आपके सभी वादे पूरे हो गए? कोई वादा अभी तक पूरा माननीय अध्यक्ष जी नहीं हुआ है इनका, तो कैसे उम्मीद करें 2047 में ये क्या करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, हर किसान को समय पर एमएसपी और गन्ने का भुगतान और हर खेत को पानी इन्होंने वादा किया था। और यहीं तक नहीं, हर रोजगार को बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा भर्तियां 80 पर लीक से कैरियर लीक। मान्यवर, हर किसान को समय पर एमएसपी देना चाहिए था। इन्होंने वादा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी करें। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाढ़ का पानी अब उतर चुका है, लेकिन स्थिति सामान्य होने का नाम नहीं ले रही। बाढ़ के पानी के बाद संचार रोग की अधिकता से लोगों में खौफ है। प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र में जहां जल जमा है, वहां पर डेंगू और मलेरिया के रोगों के मरीज पाए जाने शुरू हो गए। अभी तक प्रयागराज में 15 डेंगू के मामले सामने आए, जबकि प्राइवेट अस्पताल की बात करें तो करीब 116 मामले सामने आए। इसी बीच मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज ने बताया कि आधिकारिक रूप से 15 मामले रजिस्टर्ड हुए। कुछ मामले ऐसे हैं जो अभी वायरल फीवर के सिम्टम्स लिए हुए हैं, लेकिन अभी के लिए खून की जांच कराई जा रही है और डेंगू, मलेरिया व अन्य संचारी रोगों की रोकथाम के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से की जा रही है और किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था न हो, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए। सर, बाढ़ की स्थिति अब काफ़ी
कंट्रोल में है और अब जो सफाई अभियान भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन शहर में लगातार डेंगू और मलेरिया के जो पेशेंट है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तक कितने पेशेंट डिटेक्ट हुए हैं और उनको बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? जैसा आप समझ रहे हैं, बाढ़ के जस्ट बाद जो है थोड़ा सा स्थिति सही नहीं रहती है, लेकिन नगर निगम ने बड़ा अच्छा काम किया है, साफ सफाई किया गया है। हमारे यहाँ से एंटी लार्वल का छिड़काव किया जा रहा है और फॉगिंग नगर निगम द्वारा की जा रही है। सब बचाव के कार्य किए जा रहे हैं। अभी तक 15 केस मिल चुके हैं डेंगू के। 15 केसेस हुए हैं, तो इनके इलाज के लिए किस तरह का हो रहा है? सभी उपचारित हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। 25-25 बेड जिला अस्पताल में आरक्षित कर दिए गए हैं और 5 बेड CHC के। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कोडिहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक और जूनियर डॉक्टर के बीच हाथापाई हुई। हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद CMO प्रयागराज ने जांच के आदेश दिए। मामला प्रयागराज के कोडिहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां देर रात नशे की हालत में अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और एक जूनियर डॉक्टर के बीच शराब के नशे में कहासुनी हो गई। इतनी ज्यादा कहासुनी हो गई कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस हाथापाई के चलते दोनों एक दूसरे पर हमला कर बैठे। की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज द्वारा दोनों डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया और 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए गए। अधीक्षक हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो स्टाफ के साथ मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है? वीडियो मैंने देखा है, ये जांच का विषय है। हमने 3 सदस्यीय टीम गठित कर दिया है। जो भी जांच में निकल के आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके से एक अधीक्षक का देर रात नशे की हालत में CHC में उपस्थित होना, ये कहीं ना कहीं सरकारी जो नियमावली का उल्लंघन भी है, तो इसमें किस तरह की कार्रवाई होना है? ये अभी विषय है, इसको हम गहनता से अध्ययन कर रहे हैं। जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रतापगढ़ शहर के रामलीला मैदान में 120 फीट के हवाई जहाज आकर्षण का केंद्र बना है। लोग हवाई जहाज के साथ सेल्फी ले रहे हैं। वहीं प्रदर्शनी गेट एंट्री 30 रुपए टोकन के बाद हवाई जहाज के अंदर से होकर मिलता है। एंट्री के सामने न्यूयॉर्क सिटी और मनाली थीम भी आकर्षण का केंद्र है। मेला प्रदर्शनी में शुद्ध फास्ट फूड, मेले में लगे बड़े झूले बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। प्रतापगढ़ प्रदर्शनी में बेला की पवित्र भूमि में लगाया गया है। साथ ही हमने लोगों के लिए आकर्षण के लिए सबसे पहले 120 फीट का हवाई जहाज प्रिंस टावर गेट प्रवेश द्वार पे लगाया हुआ है। साथ ही अंदर न्यूयॉर्क सिटी, मनाली थीम और बड़े झूले बच्चों के लिए जापानी चिल्ड्रन पार्क, 9D झूला, साथ ही देश के कोने कोने से लाए हुए हस्तशिल्प स्टॉल, खान पान, सारी व्यवस्था हमने एक छत के नीचे की हुई है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में OBC महासभा अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के गेट पर भारी बरसात के बीच अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और अनशन पर बैठा है। कलेक्ट्रेट गेट के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है। OBC महासभा की मांग है कि पूर्व में अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों का तत्काल प्रभाव से बीमा दिलाया जाए। साथ ही वर्तमान में हुई अतिवृष्टि से नष्ट खरीफ की फसलों का तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा और राहत राशि दिलाई जाए। महासभा की तत्वाधान में जो मेहरौनी से चलकर बानपुर होते हुए छिल्ला होते हुए 54 किलोमीटर तक पैदल यात्रा कर OBC महासभा के सभी पदाधिकारी आए हैं और उनकी जो किसानों की मांग है, 8 साल से जनपद ललितपुर में किसान बहुत परेशान हैं और किसानों की मांग के साथ साथ जनपद ललितपुर का हाल इतना बुरा है कि आर्थिक तंगी के कारण इन 8 सालों में कई किसानों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या के साथ साथ इनकी जायज़ मांगों को देखकर समाजवादी पार्टी की किसानों की पार्टी है, यह पार्टी किसानों के साथ साथ इनकी मांग जो हम लोगों ने देखी, तब OBC महासभा का हम लोगों ने ठाना के पूरा समर्थन करेंगे। जब तक इनकी लड़ाई चलेगी, जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी, हम इनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। क्या है और जब तक किसानों की मांग होगी, किसानों की मांग
पहली के रबी की फसल जो पिछली किसान बीमा जिसके किसान कार्ड हैं उनसे किसान बीमा कट जाता है और कटने के साथ साथ ऐसा 8 साल तक लगातार हो रहा है कि बीमा कट तो रहा है लेकिन बीमा का पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोग जो है एक धरना प्रदर्शन तारीख 11 तारीख से महरौनी से धरना चला है। यात्रा ओबीसी यात्रा चली है, पद यात्रा शिमला होती हुई और कल यहाँ जो है ललितपुर आई है 3 बजे। तो ओबीसी महासभा की ओर से हम सभी उनके साथ हैं, किसान भाइयों के साथ। और हम लोगों की मांग है कि जो विगत 2-3 वर्षों से किसानों को अतिवृष्टि ओलावृष्टि का भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और न उनका बीमा मिला है। लगातार केवल आश्वासन मिलता है और ये अधिकारी आते हैं आश्वासन दे देते हैं किसानों को। लेकिन अब किसानों का कहना है कि हम तब उठेंगे तब यहाँ जो हमारी मांगे हैं, जब तक जमीनी स्तर पर वो मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम इस धरने से उठेंगे नहीं। और एक जो और मांग है जो डगराना में जो भाजपा किसी बड़े नेता द्वारा क्रेशर मशीन लगाई गई है और कई बार ज्ञापन दिया, यहाँ पर गाँववासी भी आए लेकिन वो हटा नहीं रहे हैं। उससे बहुत क्षति हो रही है, मकान भी जो है उसमें दरारें पड़ रही हैं और पर्यावरण जो है उज्जवल फैल रहा है उससे। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ललितपुर के धौलपुरा गांव में 2 मंजिला मकान की छत गिरकर इंटरमीडिएट की छात्रा की मौत हो गई। बीमारी के दौरान देर शाम छत पर टहलते समय चक्कर आने के कारण पैर फिसलने से हादसे का शिकार हो गई। जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान मृतक घोषित कर दिया। परिजन बिना पोस्टमार्टम के ही शव अपने घर ले आए। थाना नराहाट क्षेत्र के तहत धौलपुर गांव की घटना है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यूपी के जौनपुर जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र के गुरैनी बाजार के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जौनपुर डिपो की एक रोडवेज बस जो शाहगंज की ओर जा रही थी विपरीत दिशा में आ रहे ट्रक से जोरदार टकरा गई। बता दें कि भीषण टक्कर में 4 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में एक महिला, एक बच्चा और 2 पुरुष शामिल है। हादसे से इलाके में अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार सुनाई थी। 20 यात्री घायल हुए जब प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसके लिए वहाँ पर जो पुलिस बल है वो बता सकता है कि क्या देखिए वहाँ गंभीर रूप से 7 लोग घायल, उनमें से 7 लोगों को यहाँ सदर अस्पताल लाया गया था। उनमें से 4 लोगों का देहांत हुआ है। 3 लोग में से एक व्यक्ति को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। बाकी जो माइनर इंजरीज है वो स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और अधिकांश लोग ठीक हैं। अगर वहाँ पे किसी की आवश्यकता होगी इलाज कराने की तो उसको भी यहाँ मूव किया जाएगा। अभी तक प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हुआ है कि रोडवेज की बस रॉन्ग वे चली गई किसी कारणवश और रॉन्ग वे जाने के कारण सामने से आ रही ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ पर जो हमारी क्षतिग्रस्त बस और ट्रक उन दोनों को रास्ते से हटाते हुए रास्ता के आवागमन को तत्काल रूप से चालू कर दिया गया। अभी कोई भी घायल बस के साथ फंसा हुआ नहीं है। सभी लोगों को प्राथमिक इलाज हेतु और टर्शरी इलाज हेतु मूव कर। एक माइनर इंजर्ड कितने लोग? जी ये खेतासराय थाना अंतर्गत गुरैना बाजार है वहाँ की। माइनर इंजर्ड कितने लोग जो लोकल जी उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। लगभग 12 लोगों के आसपास के। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। कमरे का दरवाजा तोड़कर फंदे से महिला का शव उतरवाया। इलेक्ट्रिक आयरन के केबल से फंदा लगाकर महिला ने आत्महत्या कर ली। 21 वर्षीय मृतक कोमल सिंह के पति रोहित सिंह एटीयू जंक्शन पर वेंडर का काम करता है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किए। स्टेशन से एक पत्नी को फोन पर वाराणसी से घूमने जाने को तैयार होने को बोलकर पति घर पहुंचा था। सर सावध इनके आज माँ पापा आने वाले थे। मैंने इनके पापा को कॉल किया कि आज आप आ रहे हैं। तो इनके पापा कहे कि इनके गांव में कोई इनके मामा रहते हुए आज एक्सपायर कर गए थे इनके मामा। तो इनके पापा कि मैं कल आऊँगा। हम ठीक है। तो मैं कोमल को लाइन पर लेके कराया। तो इसका नाम कोमल है। कोमल आज पापा मम्मी नहीं आ रहे हैं, चलो आज हम लोग बनारस चलते घूमने के लिए। कल पापा आएंगे, आज खाली चलते घूमने। तो कहीं ठीक है। 10:15 बजे लाइन पे पापा को लेके बात कराएं। तो ठीक है हम तैयार हो रहे हैं, आप आइए। और 10:30 में घर पे आए, 10 मिनट स्टेशन से आने में लगता है। 10:30 में आए तो देखने की लगा के रेस्क्यू
क्या लगा के ये फांसी लगाई, खिड़की खुला हुआ था, गेट अंदर से कुंडी बंद है और खिड़की खुला हुआ था। खिड़की से देखे तो मेरा तो पूरा पसीना छूटा। तो फिर अपने मैं मेंबर साहब को जानकारी दिया कि मेंबर साहब ऐसे बात है। फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन को जानकारी दिया गया कि ऐसा ऐसा दिक्कत है, मेरी मैडम ने फांसी लगाया हुआ। कितने दिन लगभग हो गए शादी के? सर 8 जून को शादी हुआ है और आज करीबन आपका 2 महीना मानिए, आज अगस्त चल ही रहा है ना, 2 महीना मानिए। क्या कारण था फांसी लगाने का? सर कोई कारण कोई नहीं है सर, मैं तो स्टेशन पे था, कारण कोई नहीं सर। मैं राजेश जायसवाल सभासद वार्ड नंबर 25 में तालिका इसी वार्ड में सभासद हूँ जहाँ पे घटना घटी है। क्या हुआ? हमको सूचना मोहल्ले के लोगों द्वारा सूचना मिली कि कोई औरत जो है यहाँ फांसी लगा ली। आने में पता चला कि यहाँ पे जाके हम देखे तो यहाँ पे रस्सी से बंधे पर लटकी हुई है, यही पता चला। उसके बाद हमने आगे पुलिस को फ़ोन किया और उसके घर वालों को भी जानकारी दिया गया। नंबर लेके उसके लड़के जिसकी शादी जिससे लड़की से थी उससे हम लोगों ने नंबर लेके उनसे हमने बात किया। बोले कि हम लोग आने में समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम लोगों ने पुलिस को पुलिस अपना आई है, दरवाजा तोड़ी है। दरवाजा तोड़ने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग की है और अभी कुछ इंतजार कर रहे हैं, मट्टी लाश को उतारा नहीं गया। कितने वर्षों से ये लोग यहाँ रहते? नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कार चालक और उसके परिजन ने युवक और उसकी बहन के साथ मारपीट की। युवती और उसके भाई से हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छोटी जेल चौराहे पर कार चालक ने युवती के पैर पर गाड़ी चढ़ा, जिसका विरोध करने पर विवाद हो गया। युवती और उसके भाई से हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी पर मौके पर पहुंची फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर एसआईआर मुद्दे पर सबूतों के साथ राहुल गांधी द्वारा किए गए खुलासे का लाइव प्रसारण मंगलवार को जिला कांग्रेस भवन गोंडा में दिखाया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राम प्रताप सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। लाइव प्रसारण में राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों पर चर्चा की और कई सबूत पेश किए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम काटे जा रहे हैं, जिससे लोकतंत्र प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राम प्रताप सिंह ने कहा कि इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत सभी दलों के 3 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात कर केंद्र सरकार द्वारा अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल बनाकर सांसदों को रोकने को लेकर भी शिकायत करेगा। किसी भी नेता से किसी का मतभेद हो विचारों का, तो उसका ये उपाय नहीं है कि उसको हाथ उठाया जाए उसके ऊपर। स्वामी प्रसाद जी एक नजर मजाए नेता है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से राजनीति करता है, तो उसके ऊपर हाथ उठाना ये तो कतई न्याय संगत नहीं है, इसका विरोध होना चाहिए। और जिन लोगों ने भी 11 लाख का चेक दिया हो, यदि उसमें सत्यता हो, तो इस प्रकार के कृत्यों को बढ़ावा दिया जाना है। और ये आजकल उनके साथ हुआ, परसों आपके साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। यही भाजपा का वो नजारा भी है कि जो कानून व्यवस्था का ढिढोरा पीट रही है, वो भी सरकार की हमारे हर मोर्चे पर सफल है। कानून व्यवस्था बिल्कुल कब्जे में है। तो ये दोनों घटनाएं आपको प्रदेश की कानून व्यवस्था का नजारा दिखाई। अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जो कल की घटना हुई है, एक मजार पे जिस तरीके से गुंडागर्दी किया है तथाकथित लोगों ने, भगवा ध्वज लेकर के और जा करके पुलिस को उपस्थिति में लगातार किया, और पुलिस को इस बात की सूचना थी कि इस प्रकार की घटना होने जा रही है, लेकिन इनका जो प्रशासन है वो समुचित व्यवस्था नहीं कर पाया, जिसके कारण से ऐसा हुआ। और ये कतई प्रदेश को विकास की ओर नहीं ले जाने वाला काम है, ये प्रदेश को विनाश की ओर ले जाने का काम है। और धर्म के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर, अगर ये पिछड़े के आधार पर अगर इस प्रकार का कार्य किया जाएगा तो प्रदेश हो चाहे देश हो, दोनों कमजोर होगा।